नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट। साथियों, इसे हमने जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे लोको पायलट, रेलवे टेक्नीशियन और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो यह वीडियो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान पृथ्वी के किस स्थान पर अधिकतम होता है। इससे पूछा गया कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान पृथ्वी के किस स्थान पर अधिकतम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, ध्रुवों पर जी का मान होता है 9.8। ठीक है, यदि हम बात करें कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें किस माध्यम में सबसे तीव्र गति से यात्रा करती हैं। पूछा गया कि ध्वनि तरंगें किस माध्यम में सबसे तीव्र गति से यात्रा करती हैं। साथियों, ध्वनि तरंगें ठोस माध्यम में सबसे तीव्र गति से यात्रा करती हैं। साथियों, जो ध्वनि तरंगें होती हैं वह अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। कैसी? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कैसी? माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार ध्वनि तरंगों की सबसे अधिक गति होती है वो ठोस में होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इससे पूछा गया कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। साथियों, विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? ए मीटर का उपयोग किया जाता है। साथियों, यदि हम बात करें कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो एसआई मात्रक एम्पियर है। क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। इससे पूछा गया कि प्रतिरोध का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई ओम है। क्या है? ओम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। इससे पूछा गया कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 65%। ठीक है, 65% ऑक्सीजन पाई जाती है, जो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण जलन होती है। इसको पूछा गया कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण जलन होती है। साथियों, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या? फार्मिक अम्ल पाया जाता है जिसके काटने से शरीर में जलन होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यदि हम बात करें साइट्रिक अम्ल की, तो साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। किस में? नींबू में। ठीक है, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। एसिटिक अम्ल है जो, यह सिरके में पाया जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल होता है यह खट्टे दूध में होता है। ठीक है, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो फार्मिक अम्ल है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अवध सारणी में धातुओं को मुख्य रूप से किस ओर रखा गया है। इसको पूछा गया कि आधुनिक अवध सारणी में धातुओं को किस ओर रखा गया है। साथियों, आधुनिक अवध सारणी में धातुओं को दाईं ओर रखा गया है। कहाँ पर? दाईं ओर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इस पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है। साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। ठीक है, यकृत ग्रंथि होती है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। साथियों, यकृत ग्रंथि में पित्त रस का निर्माण होता है। किसका? पित्त रस का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। इसको पूछा गया कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है। पूछा गया कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है। साथियों,
रक्त कथक का जमाने में मुख्य भूमिका निभाता है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के है जो रक्त कथक का जमाने में सहायक होता है। साथियों विटामिन के है यह वसा में घुलनशील विटामिन है। कैसा है? वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल और खनिज के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? पूछा गया कि पौधों में जल और खनिज के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो पौधों में जल और खनिज के परिवहन के लिए जाइलम ऊतक जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध विशाल स्नानागार मिला? इसे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध विशाल स्नानागार मिला था? तो विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है साथियों, मोहनजोदड़ो को हम सिंध भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। यदि हम बात करें इसकी खोज की कि मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हड़प्पा की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, यदि हम बात करें लोथल की, लोथल यह गुजरात राज्य में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। क्या था? यह एक बंदरगाह था। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ पर है? यह राजस्थान में है। ठीक है, और कालीबंगा में काली चूड़ियाँ या जुते हुए खेत मिले थे। क्या मिले थे? काली चूड़ियाँ या जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानागार है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? पूछा गया कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में किस किस के बीच लड़ी गई थी? साथियों पानीपत की पहली लड़ाई है जो यह 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। साथियों इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था और बाबर विजय हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, यदि हम बात करें पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में। कब? 1556 ईस्वी में। ठीक है, यह लड़ाई हुई थी अकबर और राजपूत राजा हेमू के बीच हुई थी। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, यह हुई थी 1761 ईस्वी में। कब हुई थी? यह हुई थी 1761 ईस्वी में और यह अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच हुई थी। अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, जो पानीपत का प्रथम युद्ध है 1526 ईस्वी में हुआ और यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और बाबर विजय हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? पूछा गया कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च 1930 में कहाँ से शुरू किया था? साथियों महात्मा गांधी ने दांडी मार्च अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किया था। कहाँ से? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किया था। दांडी मार्च है यह शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जो दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और यदि हम बात करें कि यह जो दांडी मार्च है यह समाप्त कब हुआ? यह समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है, यह समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। साथियों दांडी मार्च में महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों को लेकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी और इसमें कुल 885 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। कितनी? 885 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की गई थी। कैसे? पैदल तय की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है
कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वह किस देश में स्थित है। पूछा गया कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। साथियों, जो माउंट एवरेस्ट है यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। साथियों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं। सागर माता के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ होता है आकाश की देवी। क्या? आकाश की देवी, ठीक है। यदि हम बात करें इसकी ऊंचाई की कि माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। कितनी? 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। यदि हम बात करें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी। कौन से? एडमंड हिलेरी और तांजनिंग नार्वे। तांजनिंग नार्वे, ठीक है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी और इन्होंने यह चढ़ाई 1956 ईस्वी में की थी। 1953 ईस्वी में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो माउंट एवरेस्ट है वह नेपाल में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। पूछा कि कौन सी काल्पनिक रेखा जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। साथियों, जो कर्क रेखा है वह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। साथियों, 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। जो कर्क रेखा है यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। साथियों, भारत की एकमात्र नदी है माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसका नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क है। पूछा कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क है। साथियों, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1936 में उत्तराखंड में की गई थी। ठीक है, इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, फिर बाद में इसका नाम बदल कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। पूछा कि संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। तो संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को किस वर्ष अपनाया था। पूछा कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को किस वर्ष अपनाया था। साथियों, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी में अपनाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1947 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। इसमें जाया कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। साथियों, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के अनुसार जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत में नीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है। पूछा कि नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। साथियों, जो नीली क्रांति है मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, यदि हम बात करें दुग्ध उत्पादन के अंतर्गत श्वेत क्रांति, कौन सी क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति। ठीक है, तो मत्स्य पालन के है जो यह नीली क्रांति के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है।
भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? पूछा गया कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। साथियों, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग है, ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। कैसे? थिंक टैंक के रूप में काम करता है और इसका अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव विकास सूचकांक कौन सी वैश्विक संस्था जारी करती है? पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक है वह कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक है जो UNDP एक संस्था है वह जारी करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार थे MS सुब्बलक्ष्मी। कौन? MS सुब्बलक्ष्मी को भारत का पहला नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और ये एक संगीतकार थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कारों में मनोरंजन जगत के किस दिवंगत अभिनेता को देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण दिया गया? साथ ही इससे पूछा गया कि देश का सर्वोच्च दूसरा सम्मान पद्म विभूषण मरणोपरांत किस अभिनेता को दिया गया है? साथियों, पद्म विभूषण जो पुरस्कार है इनको अभी वितरित किया गया है और इसमें जो मरणोपरांत दिया गया है वह दिया गया है धर्मेंद्र सिंह देवल को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कथकली शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य का मुख्य नृत्य है? पूछा गया कि प्रसिद्ध कथकली नृत्य है वह किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? जो कथकली है वह केरल राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट और रेल बजट से जुड़े फैसले में प्लान हेड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पूछा गया कि केंद्रीय बजट और रेलवे बजट से जुड़े फैसलों में प्लान हेड 42 का संबंध किससे है? साथियों, यह क्वेश्चन रेलवे LDC एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि केंद्रीय बजट और रेलवे बजट से जुड़े फैसलों में प्लांट हेड 42, ठीक है, प्लान हेड 42 है जो किससे संबंधित है? जो प्लान हेड 42 है ये वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट का आधुनिकीकरण से संबंधित है। किससे? वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट के आधुनिकीकरण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील जहां विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है भारत के किस राज्य में स्थित है? पूछा गया कि लोकटक झील है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों, जो लोकटक झील है यहाँ पर विश्व का तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। ठीक है, और यह भारत के मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर? यह भारत के मणिपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में मुंबई से किस स्टेशन के बीच चलाई गई थी? पूछा गया कि भारत में पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? साथियों, भारत में पहली ट्रेन मुंबई बोरीबंदर से थाने के बीच चलाई गई थी। कहाँ? मुंबई बोरीबंदर से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी में चलाई गई थी। ठीक है, ये 34 किलोमीटर की दूरी में चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।